ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। योजना मैगजीन फरवरी का एनालिसिस लेके आपके लिए हाजिर हैं। योजना मैगजीन इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग आई है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको इस बारे में इन्फॉर्म किया था कि जैसे जैसे योजना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करती है, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूं कि आपको उसके ऊपर ब्रीफ दूं, ताकि आपका जो टाइम है वो ज्यादा खराब ना हो योजना के ऊपर और आपको उसका जिस्ट मिल जाए। एंड वेन यू गोइंग टू रीड द योजना, आपके लिए काम आसान हो जाए, डिफिकल्ट ना हो। सो यही मेरा मकसद था योजना सीरीज शुरू करने का। सो एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया के ऊपर योजना ने कवर किया जी। इस बार का जो एडिशन है, इट इज टॉकिंग अबाउट द एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया, जिसमें चाहे हम बात करें सोलर पावर की, चाहे हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, अदर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें, हम पैट स्कीम के बारे में बात करें, नेशनल सोलर मिशन के बारे में बात करें। सो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन की गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा बढ़ते हैं कि मैगजीन कवर क्या करना चाह रही है। अब आपको यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है कि दिस इज अ ट्यूबवेल। दैट मीन्स ये क्या करता है, पानी ड्रॉ करता है, अंडरग्राउंड वाटर निकालता है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनली देखें खेतों में, तो हमेशा इस पे मोटर लगी होती है जो कि बिजली से चलती है। और उस बिजली को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, मेनली कोल के थ्रू। यानी कि मैं थर्मल एनर्जी के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूं, और वो भी किसानों को उसकी सब्सिडी दी जाती है। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, एक तो एनवायरमेंटल कॉस्ट इसकी कितनी है, दूसरा बजट के ऊपर इसका कितना इफेक्ट आता है। तो इसका हल ढूंढा हमारी सरकार ने, और क्या बोला उन्होंने कि हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि आपके खेतों में अगर सोलर पैनल्स लग जाएं तो कितना बढ़िया है, वहां से आपको सीधी एनर्जी मिलेगी, जिससे आप अपने ट्यूबवेल्स भी कैरी कर सकते हैं। मतलब अगर आप यूज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा और बड़े बेनिफिट्स आपको इस स्कीम के मिल सकते हैं। तो यही है स्कीम, प्रधानमंत्री कुसुम, एम्पावरिंग फार्मर्स विद सोलर एनर्जी सोल्यूशन। सो एग्रीकल्चर जो है उसका फोकस, मतलब एग्रीकल्चर हमेशा हमारा एक बहुत बड़ा फोकस रहा है हमारी प्लानिंग में भी। क्यों? क्योंकि अगर फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए हम किसी चीज के ऊपर निर्भर हैं तो वो एग्रीकल्चर ही है। हमें वो दिन भी याद है जब यहां पर वीट नहीं होती थी, और वीट के लिए व्हाट वी हैड टू डू, वी हैड टू आस्क अमेरिका। और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने ह्यूमिलेशन भी फेस की है। तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दिया, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आज हम आत्मनिर्भर हैं व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। नाउ द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी, द कोल, उसके ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएम कुसुम, ये लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। सो मार्च 2019 में इसको शुरू किया गया। करंटली कितने सोलर पंप्स हैं जी? अप्रोक्सीमेटली 5 लाख हम कह सकते हैं जी सोलर पंप्स हमारे पास हैं इन द कंट्री। सोलर पंप्स क्यों है? क्योंकि ये पानी ड्रॉ करेंगे। ओके, सो विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ 1.02 मिलियन टन ऑफ CO2। आपको अच्छे से पता है हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है बाय 2070। उसके अलावा भी हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू द पेरिस क्लाइमेट, उसको भी हमें अचीव करना है। देन हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स भी हैं, उसको भी हमें अचीव करना है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं हमारे पास, उसको भी हमें अचीव करना है। तो ये सारी चीज़ों को अचीव करने में हमें क्या हेल्प करवा रहा है, पीएम कुसुम। आपके आंसर्स में भी ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नाउ इरिगेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in boosting crop yield and making agriculture more resilient to climate change, which we have discussed। तो इसमें कोई ज्यादा टाइम लगाने वाली बात नहीं है। इंडिया जो एरिया है हमारे इरिगेशन में, इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। 19% ऑफ द नेट कल्टिवेटेड एरिया जो 1960-61 में था, उससे हमें सीधा जंप नजर आया है 56%। तो 19% जो नेट कल्टिवेटेड एरिया था वो अब कितना हो गया, 56% हो गया भाई, लेटेस्ट, नियरली ट्रिपलिंग इन द कवरेज। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है, इट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन व्हाट, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स। ये प्रॉब्लम है। तो आपने लैंड तो बढ़ा दिया एग्रीकल्चर में, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर सोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, हम निर्भर हैं, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो यूज हो रहा है। जो पहले 30% होता था वो अब 63% ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन हो रही है। एंड जैसे जैसे ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है ज्यादा, वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। बट ऑब्वियस है, क्योंकि वो मोटर चलाएंगे तो वो किस चीज के साथ चलाएंगे। फर्दर मोर, जितने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टिंग डिवाइसेज हैं वो भी बहुत मैनीफोल्ड इंक्रीज कर गए हैं। सो ये सारा कुछ हमें कहां लेकर जा रहा है कि एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई है। पहले डीजल से हो रहा था, चलो फिर इलेक्ट्रिसिटी से होना चला गया, ठीक है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर गया, सब्सिडीज मिलनी शुरू होगी, डीजल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। बट स्टिल ये भी वायबल सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो शिफ्ट है, हमें चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी की अगर मैं बात करूं फॉर इरिगेशन पंप्स। और यही है प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इट वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय इन मार्च 2019।
सो पीएम कुसुम जो है एम क्या कर रहे हैं, दे आर एमिंग टू इंटीग्रेट व्हाट, सोलर एनर्जी इनटू एग्रीकल्चर। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमने पिछली स्लाइड में देखा ये क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को फार्मिंग सेक्टर में इंटीग्रेट करने की पूरी पूरी कोशिश है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या डीजल को सब्स्टिट्यूट, आई मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी और डीजल का सब्स्टिट्यूट ढूंढे और उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर क्या चीज मिल रही है, सोलर पावर मिल रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हो रही कोल की जो बर्निंग है उसको भी रोक सकते हैं, आप डीजल को भी रोक सकते हैं। बेसिकली यू आर लाइंग ऑन व्हाट, यू आर लाइंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। सो ये डिसेंट्रलाइज सोलर पावर इंस्टॉलेशन, स्विचिंग आउट डीजल पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स फॉर सोलर पावर्ड वंस एंड कन्वर्टिंग द एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप टू द सोलर एनर्जी। सो दिस इज द मकसद। सो ये एम क्या कर रहे हैं जी, एस्टैब्लिश 34.8 गीगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय मार्च 2026 थ्रू 3 कंपोनेंट्स। क्या कह रहे हैं जी, 34.8 गीगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय मार्च 2026 थ्रू 3 कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट्स क्या हैं क्या नहीं है इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये जो पंप्स हैं बेसिकली आप इतना जानिए कि दे आर यूजर फ्रेंडली, देन दे आर मिनिमल सुपरविजन उनके लिए रिक्वायर्ड है, यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन है इनके, लो मेंटेनेंस है, एंड बेसिकली इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द फार्मर्स। अब जो अडॉप्शन है सोलर एनर्जी की फॉर इरिगेशन, ये एनहांस कर रही है इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी टू इरिगेशन। दैट इज फाइन, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी टू इरिगेशन कैसे होगी, क्योंकि सोलर पावर को यूज किया जा रहा है, डीजल पंप्स को रिप्लेस किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो जाएगा। सो द स्कीम जो है, द स्कीम विच इज प्रोवाइडिंग फॉर सब्सिडी ऑफ 60% सब्सिडी ये स्कीम प्रोवाइड कर रही है भाई, एंड मैनेजिंग द रिमेनिंग 140,000 इज अ बिग डील फॉर फार्मर। ये भी बात सच है। तो चाहे देखिए, अगर 3.5 लाख रुपए का आपका खर्चा आ रहा है तकरीबन इस पंप को लगाने के लिए, जिसमें 60% तो कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, एंड रिमेनिंग जो आपका 40% है वो कौन दे रहा है, किसान दे रहा है। अब रिमेनिंग 40% कितना आ जाता है भाई, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें तो 1.4 लाख हो जाता है। अब जहां 14 हजार के लिए किसान सुसाइड कर रहा है, वहां 1.5 लाख रुपया किसान से एक्सपेक्ट करना कि भाई तू ऐसा कर, सोलर पंप पे इन्वेस्ट कर, दिस इज नॉट गुड। तो व्हाट कुड हैव बीन डन कि आप अपना टारगेट कम कर लो, इन द सेंस कि आप इतने पंप्स नहीं लगाने, इतनी लगाने अभी फिलहाल के लिए, और इस फाइनेंशियल ईयर में जितने सपोज करो आपने 100 पंप लगाने, ना लगा के 50 लगाओ, बट पूरी सब्सिडी तो दो उनको, इफ नॉट पूरी तो एटलीस्ट 80% तक तो दो, बाकी चलो वो फिर मैनेज करें, उनको फाइनेंस करवा दिया जाए, 100 सोल्यूशन है। बट ये 1.5 लाख रुपया तो स्टिल इट इज वे टू मच। आई डोंट नो, ये छोटी सी बात जो मेरे को समझ आ रही है आपको समझ आ रही है, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये क्यों नहीं समझ आता है, या फिर हो सकता है कि पॉलिसी मेकिंग के दरमियान किसानों को अकोमोडेट ना किया जाता हो, उनके ओपिनियंस को अकोमोडेट ना किया जाता हो। सो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज फॉर ग्राउंड वाटर इरिगेशन पोजेस अ फर्दर चैलेंज while subsidies alleviates financial constraints for the farmers. Anyways, approximately 2/3 of the solar pumps are installed in 6 states. देखिए जी, जितने हैं उसमें से 66% इंस्टॉल कहाँ है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब का तो यहाँ नाम ही नहीं नजर आ रहा है। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हाईलाइट करिए गया पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, बट स्टेट गवर्नमेंट को भी तो हाथ पूरा देना पड़ेगा। वाई इट्स सो के 2/3 जो है सोलर पंप्स वो इन्हीं स्टेट्स में इंस्टॉल हो गए। वाई नॉट ईस्टर्न इंडिया, वाई नॉट नॉर्दर्न इंडिया? आई होप यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एनीवेज, आगे चलते हैं। नेशनल सोलर मिशन प्रोग्रेस, चैलेंजेस एंड पाथ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। वेरी गुड। नेशनल सोलर मिशन प्रोग्रेस, चैलेंजेस एंड पाथ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो 2030 तक की बात की जा रही है। अब ये नेशनल सोलर मिशन के बारे में आर्टिकल है। नेशनल सोलर मिशन which aims to do what? To establish India as a global leader in solar energy. अगर आप देखो इक्वेटर के अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक हम क्या है, सिचुएटेड है। तो यहां हमारे पास सूर्य देव की पूरी पूरी कृपा है, मतलब इतनी लाइट आती है। लेकिन भाई अगर लाइट आ रही है, वो दे रहे हैं, तो हम इसको यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? बस ये सारे यूटिलाइजेशन के रिलेटेड हमने क्या किया कि हमें कुछ मिशन रखना चाहिए, कोई प्लान करना चाहिए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल सोलर मिशन। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। So with significant growth in solar power capacity and various policy initiatives, the mission supports what? Sustainable growth and energy security. Sustainable growth and energy security. Key programs like क्या? PM कुसुम, जो अभी हमने किया। अब अगला देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये बूस्ट करिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड पावर्स फार्मर्स। तो देखिए, मुफ्त बिजली योजना क्या है? हर घर मुफ्त बिजली योजना में आपके घर में कनेक्ट कर दिया जाएगा, सोलर इंस्टॉलेशंस हो जाएंगी, सोलर पैनल्स लग जाएंगे, जिससे आप अपने घर में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर एक्सेस एनर्जी है तो उसको दे भी पाएंगे आगे। ओके, सो द मेक इन इंडिया कैंपेन एंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रमोट्स डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नाउ विल सी
व्हाट इट इज, मिशन जो है इट एम्स टू फोकस ऑन सेटिंग अप एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर सोलर टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन इन द कंट्री। ये मिशन क्या चाहता है कि कोने कोने तक जो सोलर एनर्जी है वो क्या कर जाए, वो पेनिट्रेट कर जाए। और इसको उन्होंने फेजेस में कनेक्ट करने की बात की है, मतलब फेजेस में लॉन्च किया है कि पहले फेज में हम ये टारगेट रखेंगे, दूसरे फेज में हम ये टारगेट रखेंगे, ऐसे सुमन हम तीसरे फेज में ये करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब 2015 में गवर्नमेंट अपस्केल द टारगेट ऑफ द रिन्यूएबल कैपेसिटी एनर्जी, तो 175 गीगावाट बोला गया कि हम इतना क्या करेंगे 2022 तक बना देंगे। अब 2022 तो निकल चुकी है, विच इंक्लूडेड 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर ओनली। सो 175 में 100 गीगावाट कहां बोला जा रहा है जी, सोलर एनर्जी से ही लाएंगे। बहुत बड़ा नंबर है। 60 फ्रॉम विंड एनर्जी, 10 फ्रॉम बायो पावर एंड 5 फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर। अभी जो टारगेट्स हैं ये अचीव करने हैं हमें गुड पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू। पोटेंशियल शेयर ऑफ एनर्जी मिक्स इज नाउ कमिंग फ्रॉम सोलर एनर्जी, दिस वी नो कि जितना हमें मिल रहा है ज्यादातर हमें सोलर एनर्जी से मिल रहा है। अगर हम 30 नवंबर 2024 तक की बात करें तो 158 गीगावाट ऑफ पावर हमें मिल रही है विंड, एंड देन इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट सोलर देन 94.17, स्मॉल हाइड्रो 5, सो एज एंड सो ऑन। ये सारा यहाँ चार्ट है, आप इसको याद कर भी सकते हैं इफ यू फील लाइक। अब सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च की गई एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव, ये भी बात सच है। एम क्या कर रही है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर पावर देना 2027 तक, तकरीबन 2 साल ही रह गए गाइस। 9 महीने के अंदर अंदर 6.5 लाख के करीब इंस्टॉलेशंस हो भी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नेशनल सोलर मिशन ने क्रिटिकल इंपॉर्टेंस गेन की किस चीज में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सो ये इनके ऊपर ना खुद स्टडी किया करो, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज ये क्या है, क्या इसके बेसिक टेनेट्स हैं, व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव, और इसको अचीव करने के लिए और कौन कौन सी फर्दर हमें पॉलिसीज नजर आ रही हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। नाउ इट इज प्रमोटिंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एड्रेसिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड इवन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को अचीव करने में भी हमें हेल्प कर रहा है। And target to reduce the emission intensity of GDP by 45% from 2005 levels. So India, along with France, spearheading the solar initiative for countries lying between the tropics. That's right. International Solar Alliance भी इसके कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम कुसुम स्कीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, ये तो हमने भी बात करी ली है। पीएम कुसुम स्कीम के बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कस करके आया था पीछे, तो इसको दोबारा बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा आर्टिकल हमने किया था। एंड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर स्कीम है जी। एंड 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशंस करनी है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। सो ये भी हमने डिस्कस किया अभी। सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि सोलर मैन्युफैक्चरिंग को भी क्या किया जाए, किक दिया जा सके। एंड डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, फाइन। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट्स राइट। सो द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, दैट इज पैट। परफॉर्म, अचीव एंड देन ट्रेड, मतलब आप परफॉर्म कीजिए, आप अचीव करिए और फिर जो आपको फायदा मिलता है उसको ट्रेड कीजिए। कार्बन के तौर पर इसके बारे में बात हो रही है। सो ये नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। पैट स्कीम, लो मैं इसको नोट डाउन भी कर लेता हूँ किस चीज में, अपने शॉर्ट्स की लिस्ट में, कि मैं इसके ऊपर एक ना एक शॉर्ट बनाऊंगा आपके लिए ताकि आपको और बेहतर समझ आए कि पैट स्कीम है क्या। नेशनल मिशन फॉर नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी नोट कर लेते हैं। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये क्या चीज है इसके ऊपर। देन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसके ऊपर भी शॉर्ट, मतलब ये कंबाइंड शॉर्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो पैट स्कीम हैज आल्सो शोन सिग्निफिकेंट सक्सेस इन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड CO2 इमिशन, कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी इंटेंसिटी एंड नेट जीरो गोल्स। So India has also set goals such as reducing energy intensity of its economy by 45% by 2030 compared to 2005 levels and achieving net zero emission by 2070. This is very much important guys, very very much important कि इंडिया ने क्या सेट किया जी, इंडिया हैज सेट गोल्स सच एज रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45% by 2030 compared to 2005 levels and achieving net zero emission by 2070। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि 2070 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो इमिशन अचीव करना है एंड एनर्जी इंटेंसिटी इकोनॉमी बाय 45%, मतलब 45% तक एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको हमें एफिशिएंट करना है बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स। अब इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट
and energy efficiency of course. So energy efficiency का मतलब क्या है? It implies that efficiency of energy usage must be constantly measured and analyzed and effective measures deployed to reduce energy waste. So what it is saying, it is implying that efficiency of energy usage must be constantly measured. Efficiency of energy usage must be what? Constantly measured and then analyzed, and effective measures deployed to reduce what? Energy efficiency. So this will help in reducing the overall energy demand. इंडिया ने क्या किया? इट हैज एनेक्टेड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022, जो प्रोवाइड क्या कर रहा है? लीगल फ्रेमवर्क। किस चीज के लिए? डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग क्या? एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। सो दैट इज राइट। अगर एक्ट आएगा, लॉ आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। अब रीडर्स जो है, योजना मैगजीन कह रही है कि दे मे बी फेमिलियर विद ट्रांजिशन एंड लाइटनिंग फ्रॉम जो लैंप्स आप देखते थे, उसके बाद सीएफएल नजर आए, फिर एलईडी लैंप्स नजर आए। अब ये सारा कुछ क्या था? एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ ही स्टेप लेना था। बस ऐसे एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के बारे में बात की जा रही है। अब आगे आगे CO2 भी कम हो, पॉल्यूशन एमिशन भी कम हो, इसके ऊपर सारी बात हो रही है। सो पैट डिजाइन फ्रेमवर्क देखते हैं। नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लिस्ट द परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। सो पैट डिजाइन फ्रेमवर्क क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये जो मैकेनिज्म इट इज एनेबलिंग व्हाट? द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स। सो एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स इन सेवरल एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जिसमें आपको क्या बेनिफिट होना चाहिए? मतलब आपको कैसे बेनिफिट होगा कि अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं, दैट मींस आप परफॉर्म कर रहे हैं। आई मीन टू से आप प्लान कर रहे हैं, प्लान करने के बाद उसको अचीव भी कर रहे हैं। अचीव करने के बाद आपको जो फायदा हो रहा है, आपने अपनी एनर्जी कंजम्पशन कम की, तो जो आपने मिशंस कम किए हैं उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो, उसको बेच सकते हो जिसने ज्यादा किए। सो मतलब क्या है? इंसेंटिव है इसके ऊपर। So the design of such ambitious industrial energy efficiency program was challenged for various reasons. Mechanism was first of its kind in the world, involving many of the largest industrial plants. अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज लीड एजेंसी दैट डिजाइन्ड व्हाट? पैट मैकेनिज्म। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड है बहुत इंपॉर्टेंट। परफॉर्म, अचीव, ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्या कीजिए? आप प्लान कीजिए या आप परफॉर्म कीजिए, देन अचीव कीजिए, देन उसको ट्रेड कीजिए। इज दैट क्लियर? सो व्हाट आर यू डूइंग? यू प्लानिंग योर परफॉर्मेंस, दिस इज योर परफॉर्मेंस, देन यू अचीव योर टारगेट्स, एंड देन उसके बाद जो एमिशंस कम हो रहा है आप उसको क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट सिटीज मिशन एंड रोल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन अर्बन डेवलपमेंट। अब सारा जो इस बार की योजना है, इट इज ऑल related to energy efficiency and the schemes which government has launched. So this is also the same thing which it is talking about कि जो cities हैं, they are accounting for 50 to 60% of the global greenhouse gases. बहुत बड़ा नंबर है। रेजिंग द नीड फॉर व्हाट? लो कार्बन इकोनॉमी होनी चाहिए थ्रू एफिशिएंट एनर्जी सप्लाई। अब एफिशिएंट एनर्जी सप्लाई कैसे हो सकती है? अगर आप इक्विपमेंट्स वैसे बना रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी वैसे डेवलप कर रहे हैं, या फिर जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, चाहे सोलर है, चाहे विंड है, चाहे हाइड्रो है, चाहे टोकामैक, अगर आपको ध्यान में, आपने वीडियो अगर देखी हो। सो अर्बनाइजेशन जो है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग किस चीज में? मेकिंग इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, जिसमें 80% ऑफ द एनर्जी जनरेशन फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स है। अब कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन क्या कर रही है? इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अराउंड 70% ऑफ द एमिशंस। सो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। सो LEDS और NDCs ये पेरिस के ही आउटकम है। NDCs मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो हमें अचीव करने हैं इन शॉर्ट रन। LEDS मतलब जो लॉन्ग टर्म के हमने एमिशन गोल्स रखे हैं, जैसे 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या करना है? अचीव करना है। गेटिंग मी और नॉट? सो इसके ऊपर बात की जा रही है। पावर डिमांड इंडिया जो है वो डबल हो गई है 2020 तक, और मतलब आई मीन टू से 2020 तक और एनर्जी नीड्स बढ़ जाएंगी। अभी भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और जो कैपेसिटी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, ताकि वो डिलीवर कर पाए रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर टू द सिटीज, वो इंक्रीज हो रही है। चैलेंज वो इंक्रीज हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है इंक्रीज होने का कि भाई चैलेंज तो बढ़ेगा ही। एक तो आपने ऊपर गोल लगाए हुए हैं कि हमें इतना एमिशन कम करना है, हमें यहां से इतना जनरेट करना है, एंड डिमांड बढ़ती जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट हमें चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, दे आर अंडर डिस्ट्रेस, एंड देन फ्रीबीज इज आल्सो वन फैक्टर। स्ट्रेस में तो कंपनीज फिर आएंगी।
चलिए आगे देखते हैं स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन रूरल इंडिया, कि रूरल इंडिया में क्या इज देयर एनी स्कोप और अपॉर्चुनिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, और है तो कितना है, विंड का कितना है, सोलर का कितना है, हाइड्रो का कितना है, बायो का कितना है, एक्सेट्रा. So it is heartening to note that India's renewable energy capacity grew by 165% in 10 years. इतनी ग्रोथ 10 साल में 165% की ग्रोथ. 76 गीगावाट्स 2014 में थी, आज 203 गीगावाट्स हो गई है जी. कमेंडेबल है और बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज सुन के. एंड टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड का 46% है ये. एंड इट इज रियली लिटरली इट इज हार्टनिंग टू हियर ऑल दिस. रूरल पॉपुलेशन जो है इट अकाउंट्स फॉर 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. मतलब 70% लोग आज भी हमारे कहाँ रह रहे हैं, रूरल इंडिया में रह रहे हैं. करोड़, आई मीन टू से 100 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन आज भी कहाँ है, रूरल इंडिया में ही रह रही है. एंड 37% ऑफ इट्स जीडीपी का 37% हिस्सा. सो वाइल ओवरऑल इकोनॉमी जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7%, फास्टेस्ट अमंग लार्ज ग्लोबल इमर्जिंग इकोनॉमीज, आई वुड से रूरल इंडिया जो है वो अभी भी बहुत पीछे रह रहा है. और इसके ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम प्राइमरी हिंड्रेंस कह रहे हैं, दैट इज उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है. रूरल प्रोडक्टिविटी एंड सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमें रूरल इंडिया में देखने को नहीं मिल रही हैं. क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी. एंड आज भी अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन लोग हैं रूरल इंडिया में, दे डोंट हैव व्हाट, ग्रिड कनेक्टेड पावर. इसलिए वो क्या करते हैं, केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा. सो यू कैन वेरी वेल नो कि कितना पोल्यूशन होता है और उनकी लाइफ को कितना इस चीज के रिगार्डिंग इम्पैक्ट होता है. एंड अक्सर बोला जाता है कि जब चूल्हा जलाया जाता है वो ऐसे लंबी सी पाइप होती है, उसमें फूंक मारते हैं एंड दे से कि इट इज वेरी गुड फॉर लंग्स. बट जो उसके बाद धुआं उड़ रहा है वो भी तो लंग्स में जा रहा है, उसका क्या. सो मॉड्यूलर नेचर जो है सोलर पावर की, it is making it easy to deploy मल्टीपल रूरल एप्लीकेशन में. एंड इससे क्या होगा, उनकी हेल्थ को भी बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी को भी होगा, क्लीन वाटर, हीटिंग सॉल्यूशंस, लाइवलीहुड इंप्रूव होगी. इसलिए सोलर एनर्जी चाहिए. एंड एग्रीकल्चर पंप्स में जाएगी सोलर एनर्जी, इस्तेमाल होगा तो एनीवे फिर भी फायदा होगा. मतलब पैसों का भी फायदा होगा, बिजली का भी फायदा होगा, एंड फर्दर मोर सरकार को भी फायदा होगा, एनवायरमेंट को भी फायदा होगा. सो ये सारी चीजें इकट्ठी हमें हेल्प करेंगी. अब क्लीन वाटर ऑल्सो इज अ चैलेंज, और उसमें भी सोलर एनर्जी क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. अब सरकार ने तो क्या किया जी, इंप्लीमेंट किए मेजर्स रिन्यूएबल एनर्जी के लिए. क्या कि हम तो एफडीआई को 100% ऑटोमेटिक रूट के तहत अलाउ करते हैं. मतलब ऑटोमेटिक मतलब कि आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें 100%. सो ये सारी स्कीम्स हैं जो हमने पहले भी बात की है, रिपीटेड उनके बारे में बात हो रही है. कुछ अलग आपको पढ़ते हुए मिल जाए तो बस उसको देख लेना, अदरवाइज ऑल गुड. सो ग्रीन हाइड्रोजन, इंडियाज पाथ टू सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर. अब आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए. अब ग्रीन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज अ क्लीन एनर्जी, इस चीज को ध्यान में रखना. बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल क्लीन है. अच्छा सॉरी, हाइड्रोजन इज अ क्लीन एनर्जी. अब हाइड्रोजन ग्रीन है या नहीं है ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. मेरी बात समझे, हाइड्रोजन क्लीन है, लेकिन हाइड्रोजन क्लीन तो है लेकिन ग्रीन है कि नहीं है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है. सो वी हैव व्हाट, वी हैव ग्रे हाइड्रोजन. तो दैट मींस ये हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है ये मीथेन को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया जा रहा है. एंड इसका आउटकम क्या होता है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, एंड CO2. अगेन ये जो CO2 है ये अच्छा तो नहीं है हमारे लिए. आई होप यू आर गेटिंग मी. मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन सारा एक्सप्लेन किया. अब ग्रीन हाइड्रोजन इज क्लीन हाइड्रोजन. कैसे, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करके, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करके पानी को स्प्लिट किया जाता है, एंड पानी को स्प्लिट करके आउटकम क्या होता है, हाइड्रोजन. एंड देन व्हाट डू यू हैव ऑक्सीजन. इज दैट क्लियर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिलते हैं. अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिल रहे हैं, व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम विल बी कि ये क्लीन एनर्जी है. लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए कैसे हैं, ये भी तो डिटरमाइन करते हैं कौन सी चीज. ये करेगा कि इसके इस्तेमाल में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया गया था. मतलब जिस इलेक्ट्रिसिटी ने पानी को कह लीजिए सेपरेट किया इन द सेंस, वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्रोड्यूस की गई थी, ना कि मीथेन से. अगर मीथेन से की जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट क्लीन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है. आप कहेंगे फिर ब्लू हाइड्रोजन में क्या फर्क है. ब्लू हाइड्रोजन में सिर्फ इतना फर्क है कि ब्लू हाइड्रोजन जो कार्बन प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, बस. मतलब उसको स्टोर करने का उसमें मैकेनिज्म है.
अब ग्रीन हाइड्रोजन को ही बूस्ट करने के लिए इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, विच एम्स टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अच्छी बात है, सिंपल बात है ना, अब हमें ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में क्या करना है, लीड लेनी है। सो मिशन टारगेट्स अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। देखिए 5 मिलियन मेट्रिक टन ये टारगेट है। मिशन टारगेट्स अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली 2030 तक, विद पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ व्हाट 10 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। तो मतलब उसके बाद हर साल 10 मिलियन मेट्रिक टन क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हमारी बढ़ती जाएगी एज एक्सपोर्ट मार्केट्स एक्सपैंड। द मिशन विल सिग्निफिकेंटली डीकार्बनाइज की इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, वी नो दैट की कार्बन आई मीन टू से की इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीकार्बनाइज कर दिया जाएगा। अब उसके आगे बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स आर एक्सपेक्टेड टू व्हाट अराउंड 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एनुअली। सो आई होप यू क्लियर हियर। चलिए आगे देखते हैं एंड डिस्कसिंग अबाउट India having surpassed its Paris agreement targets, nation is now focused on achieving what? Energy independence by 2047, 2047 तक। 1947 में हमें आज़ादी मिली, 2047 100 साल पूरे हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत वैसे भी चल रहा है। एंड यू नो लास्ट 25 ईयर्स को हम क्या बोल रहे हैं, एंड यू नो दैट लास्ट 25 ईयर्स को हम क्या बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। So a critical component of this version is green hydrogen, an innovative clean energy solution that has potential to revolutionize India's energy landscape. This we know. Up through the National Green Hydrogen Mission, India not only contributes to global sustainability but also paves the way for cleaner, greener and more एनर्जी सिक्योर फ्यूचर। तो कुछ है नहीं इसमें, अभी तक मैंने कोई बात खास की नहीं, सिर्फ इतना जानिए आप कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या और ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज़ है, क्या हो रहा है इसमें। अब इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन अचीव करेगा, इतनी बार पढ़ लिया अब तो याद हो जाना चाहिए। 5 मिलियन मेट्रिक टन तक हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है बाय 2030, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी एंड बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट ग्रीन हाइड्रोजन। एंड ग्रीन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स क्या हैं, लाइक ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाइन आ सकती है कि ग्रीन हाइड्रोजन के और उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं जी, ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल। इज दैट क्लियर? सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स 2023 में लॉन्च किया गया। प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इट इज टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर व्हाट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। Global hub for what? Green hydrogen production, usage, export, advancing countries' energy self-sufficiency through green energy solution. ये ambitious initiative will help decarbonize what India's economy, reduce dependence on fossil fuel imports. अब ये चीफ क्या कर रहा है, मिशन टारगेट्स टू प्रोड्यूस द कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो और उसके बाद हर साल 10 मिलियन मेट्रिक टन बढ़ाते जाना, तो दोबारा बात नहीं कर रहे। डेरिवेटिव्स उसके बाद और क्या आ रहा है, हमें ग्रीन अमोनिया आ रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस, एंड देन ग्रीन मिथेनॉल वी आर अचीविंग दैट। ठीक है, एंड ये शिपिंग, एविएशन, मोबिलिटी, ये सारी जगह क्या होगा, इस्तेमाल होगा। अब अभी करंटली जो इंडिया कंज्यूम कितना कर रहा है, अबाउट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन एनुअली। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन आ तो रहा है 5 मिलियन मेट्रिक टन, तो फिर अब ये क्या 2030 तक क्यों बोल रहे हैं, ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। भाई ये हाइड्रोजन कंज्यूम किया जा रहा है, अब ये ग्रीन है या नहीं है ये नहीं पता, नहीं है ये, ओके, ये ग्रे है, ये ब्लू है, लार्जली ग्रे है क्योंकि ग्रे सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि ग्रे मेथनॉल से बन रहा है, सॉरी मीथेन से बन रहा है, एंड मीथेन से बनने के बाद उसका जो आउटकम है, बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही है। सो इंडिया करंटली कंज्यूम्स अबाउट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन एनुअली, प्राइमरी सोर्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स थ्रू स्टीम reforming of natural gas, जिसको मैंने मीथेन बोला, and naphtha referred to as the grey hydrogen, we have already discussed. Okay, so recent pilot projects have focused on producing green hydrogen through what? Water electrolysis. तो पानी में करंट निकालेंगे और पानी को सेपरेट कर देंगे, हाइड्रोजन फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन विल बी अ गुड थिंग टू डिस्कस। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू स्केल अप दीज टेक्नोलॉजीज टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन अफोर्डेबल एंड वाइडली एक्सेसिबल। The Ministry of New and Renewable Energy to lead the mission, formulating financial incentives for green hydrogen production. So anyway, कुछ खास नहीं है इसके बाद आगे। Strategic intervention for green hydrogen transition will provide financial incentive to scale production and manufacturing of electrolyzers. अब ग्रीन हाइड्रोजन की जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो देखते हैं कौन सी कंपनीज, आई मीन टू से, कैन यू गाइस टेल मी द कंपनीज विच आर इनटू ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग। बताइए, क्या मुझे बता सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और और अगर आपको लगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का आगे बहुत बढ़िया ज़माना आने वाला है
तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज एंड मेक देम मनी. ओके, एनीवेज चलिए. बायोफ्यूल एज प्रॉमिसिंग सब्स्टिट्यूट फॉर हाई कार्बन एनर्जी सोर्सेस. तो बायोफ्यूल्स के ऊपर भी बात की जा रही है, बायोफ्यूल्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री जीवन योजना, जैसे मोलासिस से बेसिकली एथेनॉल की मैं आपके साथ बात करूं, या फिर जितने भी रेजिड्यूज हैं, काउडंग की बात करें, फॉरेस्ट रेजिड्यू की बात करें, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें, इन सभी से हम क्या करना चाह रहे हैं, फ्यूल बनाना चाह रहे हैं. दैट इज व्हाट इज बायोफ्यूल. सो प्रधानमंत्री G1 योजना, देखिए G1 योजना बूस्टिंग एडवांस्ड बायोफ्यूल, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन एक्सटेंडेड बाय 5 years. अब 2028-29 फाइनेंशियल सपोर्ट टू एडवांस्ड बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स यूजिंग लिग्नोसेलुलोसिस बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक. I hope it is clear. अब नॉन एडिबल ट्री बियरिंग ऑयल, जेट्रोफा, करकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम के लिए आपके लिए. अब जेट्रोफा सीड ऑयल कैन बी यूज्ड विदाउट रिफाइनिंग डायरेक्टली इन द डीजल इंजन. कैन यू इमेजिन दैट? सो जेट्रोफा पे आपको बहुत आगे क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. उसका कारण क्या है? जेट्रोफा से, आई मीन टू से, बायोफ्यूल के तौर पर जेट्रोफा को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है. सो इट इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट सुटेबल सीड फ्रॉम जेट्रोफा करकास प्लांट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट बायोफ्यूल्स, अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडियाज प्लान टू अटेन व्हाट एनर्जी सस्टेनेबिलिटी. अब बहुत बेनिफिट्स हैं जेट्रोफा के. बेनिफिट्स पता है क्या है? ये एरिड जोन में भी हो जाता है और हाई रेनफॉल जोन में भी हो जाता है, दोनों जगह मिल जाता है. एंड इट्स अ क्विक हील्डिंग स्पीशीज एंड कैन ग्रो वेल इन डिग्रेडेड लैंडस्केप. तो जितना वेस्टलैंड है इंडिया पे, और वेस्टलैंड के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए मेंस में, आप वहाँ जेट्रोफा देख सकते हैं. हाईली रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज, वो भी कोई चक्कर नहीं है. अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स लाइक हनी बी, तो हनी प्रोडक्शन के लिए भी यूजफुल है. इट कैन सिक्वेस्टर एटमॉस्फेरिक कार्बन एंड असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप टोटल सॉइल कार्बन. सो बेनिफिट है जेट्रोफा के. जेट्रोफा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जेट्रोफा इज करेक्ट? दे कैन बी क्वेश्चन इन द एग्जाम पक्का. एंड वैसे भी गवर्नमेंट सोर्सेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको ऑलरेडी. देखिएगा इस बार आने वाला ना प्रीलिम्स, ज़्यादा से ज़्यादा और 40-50 दिन में आपको प्रीलिम्स है, तो उस पर क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना जाके जेट्रोफा के ऊपर. So national biofuel policy, the government of India aims to meet 20% of country's diesel demand with fuel derived from plant. ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया. So इधर G1 योजना में और क्या देख रहे थे? प्रोवाइडिंग रेन्यूमरेटिव इनकम टू फार्मर्स फॉर देयर एग्रीकल्चर रेजिड्यू, एंड देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कैटर करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस. सो दैट वाज ऑल फॉर द योजना फेब्रवरी सीरीज. अब मार्च की भी आपको जल्द दे दूंगा. एंड मार्च की जो मैगजीन है वो है बजट से रिलेटेड, तो बजट के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चर्चा उसमें होगी. वैसे तो हमने यूट्यूब पर बजट वैसे भी कवर किया है, लेकिन अब सरकार क्या कह रही है बजट के रिगार्डिंग वो हम देखेंगे. सस्टेनेबिलिटी में या अदरवाइज एग्रीकल्चर सेक्टर में, टैक्स रिफॉर्म्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंटियर पे, फिस्कल फेडरलिज्म पे, जेंडर बजटिंग पे, इंक्लूसिविटी पे, एक्सेट्रा. सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इन द नेक्स्ट योजना मैगजीन. See you. Bye bye. Good luck.